नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज देश भर में जहां नई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनने जा रही है, उसको लेकर चर्चाएं हैं कि कैबिनेट किस तरह की बनेगी। एनडीए के घटक दलों ने आज संसद में जिस तरह से आज की बैठक हुई और आज प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम एनडीए के सभी घटक दलों के साथियों ने जिस पुरजोर तरीके से रखा और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो दमदार भाषण दिया, उन सब के बाद राजस्थान की राजनीति में चर्चा ये हो रही है कि आखिर कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत, अपेक्षा से ज्यादा बड़ी जीत मिलने के बाद भी वैभव गहलोत चुनाव क्यों हार गए। और इस सवाल का जवाब वाकई में राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने बेटे की कुर्सी नहीं बचा पाए। राजस्थान में जहां वसुंधरा राजे के बेटे की जीत एक बड़ी जीत के रूप में सामने आई, वहां अशोक गहलोत के बेटे की हार एक बड़ी चर्चा का विषय रही। तो आखिर वैभव गहलोत चुनाव क्यों हारे, आज इस बात की चर्चा इसलिए ज्यादा लाजमी है क्योंकि आज सचिन पायलट जालोर की तरफ गए हैं, जालोर का रुख किया उन्होंने। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा थी कि सचिन पायलट जालोर जाते तो वैभव गहलोत की जीत में कुछ सहारा वो भी लगा सकते थे। तो अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अटल खंडेलवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत जगदीश जी आपसे ही करना चाहेंगे। वैभव गहलोत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? नमस्कार मीना जी। वैभव गहलोत की हार का सबसे बड़ा कारण उनके पिताजी हैं। अशोक गहलोत अगर उनके पिता नहीं होते तो हो सकता है वो इंडिपेंडेंट कुछ लड़ाई लड़ते, कुछ अपना राजनीतिक व्यक्तित्व को सामने रखते। लेकिन हुआ ये है कि इस सारे जो वैभव गहलोत की जो पूरी पॉलिटिकल जर्नी है, इसको केवल अशोक गहलोत रन कर रहे हैं, वैभव गहलोत खुद नहीं कर रहे। सारी स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं, सारी फंडिंग वो करते हैं, सारी प्रचार तंत्र उनके हाथ में होता है। गांव में जाने से लेकर हर चीज वो अपने हाथ में रखते हैं। तो ये जो मतदाता है वो भी ये देखता है कि लड़ असल में पुत्र रहा है या पिता, ये क्लियर नहीं होता। क्यों लड़ने को तो देखो आपने ही उदाहरण दिया है, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के पुत्र है वो दुष्यंत सिंह, वो भी लड़ते हैं। लेकिन दुष्यंत सिंह भी इसी ढंग से लड़ते हैं और उनकी माताजी उनकी ताकत है, कमजोरी नहीं है। अपनी माताजी की वजह से वो छठा चुनाव जीते हैं लोकसभा का। तो ये उनकी ताकत है, जिस ताकत को वही अशोक गहलोत जी वैभव गहलोत के लिए उनके नेगेटिव हो गए, उनकी ताकत को कमजोर करने वाले साबित हो गए। ये कैसे हुआ जगदीश शर्मा जी कि वसुंधरा राजे अपने बेटे के लिए ताकत बन गई और अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए कमजोरी बन गए? देखो यही मैं बताना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत का जो छवि है वो ये आई सामने कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए तो वसुंधरा राजे भी कर रही हैं अपने पुत्र को जिताने के लिए, लेकिन वो झालावाड़ में काम करते हैं लगातार। वहीं से पहले खुद माताजी वहां से चुनाव लड़ी और वो कई बार एमपी बनी। उसके बाद उन्होंने वो सीट पुत्र को सौंपी और उसको सौंपकर उसको जिताने की कोशिश भी करती है। तो मतदाताओं के बीच में एक विश्वास की डोर बनी हुई है उनकी पहले से। लेकिन यहाँ जो है अशोक गहलोत जी ने पहले उनको लड़ाया जोधपुर से। जोधपुर में जबकि बेटर था, जोधपुर उनकी अपनी गृह जिला था, अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी भी उधर आती थी, वो भी बनती थी। लेकिन वहां से ले गए जालोर सिरोही। अब न तो जालोर के मतदाता न सिरोही के मतदाता, दोनों ही मतदाता वैभव गहलोत से परिचित नहीं, अशोक गहलोत से परिचित है, जो उस इलाके का डेवलपमेंट में कभी शामिल नहीं हुए। 3 दफे मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, लेकिन उन्होंने कभी जालौर और सिरोही क्षेत्र का कोई विकास करने की रुचि ली हो, कोई और तरीके से वहां के कामकाज में रुचि ली हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उस क्षेत्र के मतदाता जो है वो बेसिकली गहलोत परिवार से कटे हुए थे, जुड़े हुए नहीं थे।
ये जी सबसे बड़ी मैं बात मानता हूँ। जी। तो आपके मुताबिक सबसे बड़ा कारण वैभव गहलोत की हार का जो रहा, वो उनका जालोर सिरोही जाना रहा, लोकसभा क्षेत्र बदलना रहा, नई जगह पर जाना जिससे कि लोगों के बीच उनकी पैठ नहीं थी, पहचान नहीं थी। वसुंधरा राजे के बेटे के लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि झालावाड़ में लगातार पिछले 10 चुनावों से उनकी माँ और वो दोनों दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे डटे रहे। हालांकि झालावाड़ में क्या कुछ हुआ, झालावाड़ का कितना विकास हुआ, 10 बार अगर सांसद चुना जाए, वो भी राज परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो क्या वहां पानी, बिजली, उद्योग, रोजगार, ये जैसे बुनियादी मुद्दे हैं, क्या झालावाड़ की जनता इनसे पार पा गई? ये एक अलग सवाल है जिसका किसी दिन और चर्चा करेंगे हम। लेकिन आज हम राजीव तिवारी जी, आपके पास आती हूँ मैं। आप क्या कारण मानते हैं दूसरा वैभव गहलोत की हार का? देखिए, पहला और बड़ा कारण तो जगदीश जी बता ही चुके हैं। दूसरी चीज, वैभव गहलोत ने कभी कोशिश नहीं करी कि वो राजनीति में कुछ आगे बढ़ सकें, कहीं से कोई विधानसभा क्षेत्र में जाके काम करें जिसको वो अपना क्षेत्र बनाएं। ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो आरसीए के प्रेसिडेंट भर हो गए तो राजनीतिज्ञ थोड़ी हो जाता उससे आदमी। तो उनको जो अपरिपक्वता उनकी राजनीति की रही, राजनीतिक समझ की रही, वो भी एक बड़ा कारण है। वो अब जनता से कोई मेल मिलाप ही नहीं है। और जालोर सिरोही राजस्थान में मेरे ख्याल में बांसवाड़ा डूंगरपुर के बाद सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं, आदिवासी क्षेत्र है। उसमें आधा इलाका सिरोही वाला पूरा पहाड़ी इलाका हो जाता है, माउंट आबू और आबू रोड उधर जो है सारा, वहां अभी तक कोई आपका ऑडियो बहुत बड़ा थोड़ा कम आ रहा डेवलपमेंट है नहीं राजीव पहुंचा। तिवारी जी, थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए प्लीज, आपका ऑडियो कम आ रहा है, काफी कम सुन पा रहे हैं आपको। अब ठीक आ रहा है? जी, पहले से बेहतर। हाँ, तो आप देखें कि ये सारी चीजें थी जिसके कारण वो वहां के लोगों से, मतदाताओं से तो घुल मिल ही दूसरा नहीं बड़ा सके। कारण जो आप बता रहे हैं राजीव जी, प्लीज आप अपना दोबारा कनेक्ट करें, थोड़ा ऑडियो ठीक करें, टीम प्लीज सपोर्ट करें राजीव जी को। जो दूसरा बड़ा कारण राजीव तिवारी जी बता रहे हैं वो ये है कि वैभव गहलोत की खुद की राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक सहभागिता और राजनीति की उनके उनके लिए राजनीति, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव वो क्यों लड़ना चाहते हैं, इस बात को जनता से वो कनेक्ट नहीं कर पाए। उनके खुद के प्रयास नजर नहीं आए, उनके पिता के प्रयास ज्यादा नजर आए। सवाल ये उठता है, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद अटल जी आपके पास आऊंगी। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, अनगिनत उदाहरण है इस देश की राजनीति में जब माता पिता ने प्रयास किए और बच्चे राजनीति में जीत कर आए। दुष्यंत सिंह उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, लेकिन एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो जगदीश शर्मा जी ने कही और जो कोई भी मानेगा, वो ये कि वो लगातार एक सीट पर डटे रहे, जुड़े रहे, पब्लिक के बीच रहे। इसलिए माँ की ताकत बेटे की ताकत है। लेकिन अशोक जी जोधपुर में अपने बेटे के लिए वो जगह नहीं बना पाए। इसका एक बड़ा कारण डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ऐसा भी सुनते हैं कि अशोक गहलोत चाहते नहीं थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। तीसरा बड़ा कारण आप क्या मानते हैं, जगदीश जी ने और राजीव जी ने जो कारण बताए हैं उसके बाद? मीना जी, जगदीश जी ने जो बात कही और राजीव जी ने जो बात कही, उसके अलावा मैं एक बात आपको और बता दूं। राजनीति में पिता तो कारण होता ही है आगे आने के लिए, मगर एक पॉलिटिकल गुरु होता है। और वैभव गहलोत के पॉलिटिकल गुरु थे सीपी जोशी। आरसीए के चेयरमैन बनाने में सीपी जोशी का सबसे बड़ा हाथ था। सीपी जोशी वो आदमी थे जो चाहते थे कि वैभव गहलोत पॉलिटिक्स में आए। सीपी जोशी वो आदमी थे जिन्होंने बार बार उनको पुश किया, उनको रास्ता दिखाया। मगर वैभव गहलोत की बदकिस्मती कहूं कि सीपी जोशी भीलवाड़ा में फंस गए। अगर सीपी जोशी भीलवाड़ा में नहीं फंसे होते तो जो सचिन पायलट है उसको भी वो खींच के ले आते जालोर सिरोही। सीपी जोशी वो कलाकार हैं, वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं।
वो हर चीज को पकड़ सकते थे, मगर क्योंकि सीएम अशोक गहलोत रहे और उनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, उस 5 साल के कार्यकाल के अंदर उनके प्रति जो नाराजगी थी उसको भी लोगों ने यह बहुत बुनाया। सीएम से एक नाराजगी होती है, हर एक की होती है, कहीं काम नहीं होते, कहीं मंत्री पद नहीं मिलता, कहीं कुछ होता है, और सबके लिंक कहीं ना कहीं होते हैं। तो जो सपोर्ट मिलना चाहिए था पार्टी के लेवल पर, वो सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिला। सत्ता जा चुकी थी अशोक गहलोत की, सत्ता में नहीं थे, अफसरों पे उनकी पकड़ जो होनी चाहिए तो वो नहीं थी। दिखावे के लिए सामने आते हैं, मगर पीठ पीछे क्या काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वो होता है। और सबसे बड़ी बात है मीना जी, लंका भेदी घर का भेदी लंका ढाए। तो जो अशोक गहलोत की कमजोरियां वो कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है, और कांग्रेस के जो लोग भी अशोक गहलोत को बदला लेना चाहते थे, उनके पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं था। अगर वैभव गहलोत को राजनीतिक मर्डर कर दिया जाता है तो अशोक गहलोत का राजनीतिक मर्डर एक तरह से हो गया। वो जो बदला लेने की जो रणनीति है कांग्रेस के अंदर, जो दबी हुई थी काफी समय से, वो जो इस तरह से उभर के आई है और जिस तरह से उसने काम किया साइलेंटली, वो सबसे बड़ा वैभव गहलोत का कारण रहा। और सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं, उनके असली राजनीतिक गुरु सीपी जोशी, जो बार बार चाहते थे कि वो आए मगर वो खुद फंसे रहे, तो ये हाल हुए वैभव गहलोत के। मेरा तो ये पर्सनल मानना है। सीपी जोशी को अशोक गहलोत नहीं बचा पाए, या सीपी जोशी वैभव गहलोत को नहीं बचा पाए। अगर बेटे के राजनीतिक गुरु सीपी जोशी हैं, तो भीलवाड़ा में अशोक जी ने क्या मेहनत की, कांग्रेस पार्टी में क्या मेहनत की, ये सवाल भी उठना लाजमी है। मीना जी, उनकी लड़ाई जो है ना, जो उनकी लड़ाई है ना, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, उसने भंटा ढार कर दिया जी। उसने दोनों का भंटा ढार कर दिया। कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी तीसरा बड़ा कारण जो आप मानते हैं, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति वैभव गहलोत और सीपी जोशी की हार का कारण बनी। 3 कारण समझ में आए। अटल खंडेलवाल जी आज थोड़ा सा ईमानदार, वैसे तो आप बहुत ईमानदारी से बात करते हैं और हम हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन क्योंकि आज विषय जो है वो आप अपनी पार्टी का पक्ष हमेशा रखते हैं, आज भी रखेंगे, लेकिन अगर आप देखें कि भाई आपकी इतनी बड़ी हार हुई राज्य में, छोटी हार नहीं है, 25 की 25 सीट लाने की आपकी तैयारी थी, आज आप कहां सिमट गए। अब सवाल ये उठता है कि वैभव गहलोत के सामने कैंडिडेट भी उतना मजबूत नहीं था आपका, तो आपका आकलन क्या है, आप क्या मानते हैं कि वैभव गहलोत की हार कैसे हुई, कांग्रेस जहां इतनी सीट जीती वहां पर? मीना जी, आप इसको ऐसे समझिए कि कई सैटेलाइट लॉन्च नहीं होते हैं, उन्हें बार बार करते रहो, वो फेलियर की तरफ जाते हैं। तो जो वैभव जी है वो उसी तरीके के सैटेलाइट है, और कांग्रेस में ये लिस्ट बड़ी है ऐसे सैटेलाइट्स की। दूसरा कारण कि शिप को आप आकाश की ऊंचाइयों पे नहीं उड़ा सकते, लेकिन पानी में बहुत अच्छे से आप उसको अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। तो वैभव गहलोत जी के राजनीतिक हो सकता है इंटरेस्ट ही नहीं है आरसीए में जाना। उनके होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छे समझौते करते हैं। आपको ही पता है माउंट फेयर कई होटल हैं जिसको लेकर के चर्चाएं भी रहती है, तो उसमें तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती राजनीति में आने का प्रयास केवल लीगेसी की वजह से करवाने की चेष्टा करोगे तो परिणाम यही रहेंगे। और गजब बात तो यह है कि 2 बार हारने के बाद बेटा के स्टेटमेंट कुछ नहीं है, पिताजी का स्टेटमेंट है। आप उस स्टेटमेंट की तरफ देखेंगे कि अगली बार कोई नई जगह चुनेंगे, कि जैसे एक होता है ना कि भपोती है कि कहीं भी चुन लेंगे, जनता का क्या है, कुछ भी नहीं। तो वो समझ दिखाती है कि भी आप किस तरीके से आप जनता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या व्यक्ति जिसको कि आप चाह रहे हैं वो कनेक्ट करना भी चाहता है, उसकी रुचि भी है उस क्षेत्र में या नहीं। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि वही सारा
लंबा चौड़ी अपन बहुत सारी चीजें निकालेंगे, अंदरूनी लड़ाई और ये सब, लेकिन वास्तविकता ये है कि वैभव गहलोत जी है, उनका नाम अगर अशोक गहलोत जी हट जाए तो उनका नाम बचता भी नहीं है, किसी भी रूपरेखा में नहीं बचता। आरसीए तो एक तरीके का, आप उसको कोई राजनीतिक वो एक चोला ओढ़ा रखा है, बट वो वास्तविकता में कुछ लोगों का एक संगठन है और वो चलता है। उसको राजनीतिक परिदृश्य से, चश्मे से आप भले देख लो, बट वास्तविक लड़ाई में वैभव गहलोत जी नहीं टिक पाएंगे। ये 2 बार लड़े, आपकी सरकार 4 बार क्या लड़ेंगे तो प्रयास भी हारे। करेगी क्या अटल खंडेलवाल जी कि आरसीए हमारी सरकार क्यों प्रयास करेंगे? आरसीए राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए? कोई प्रयास होगा आपकी सरकार की तरफ से? कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होगा? किसी खिलाड़ी को मौका मिलेगा? देखिए, मैं इस बारे में, मेरे को अभी बहुत ज्यादा मैं सक्षम भी नहीं हूँ स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन ये जरूर है मीना जी कि आरसीए को वास्तविकता में अगर उसको, उसके अंदर बढ़ोतरी करने की गुंजाइश रखी जाए तो वहां खिलाड़ियों को ही रखना चाहिए और उससे क्रिकेटर्स का योगदान ज्यादा बढ़ेगा। पहुंचा पाएंगे आप? अटल जी, आपकी भावना जो है वो आपकी बीसीसीआई में भी रखा जाए फिर तो। हाँ हाँ आपकी पार्टी बिल्कुल, तक पहुंचा पाएंगे? इन सारी संस्था, देखिए इस सारी संस्था, आपने मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं और मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो जितने भी खेल से संबंधित ये एनजीओज हैं, उनको खेल से ही जुड़ी हुई भावनाओं के, जैसे अगर राजनीतिज्ञ वैसे हैं तो आप उसमें डालो, उसमें कोई इशू नहीं कि किसी ने नेशनल खेला है या इंडिया के लिए गौतम गंभीर जी ने खेला है और उनको उसमें ले लिया जाए तो इट्स ओके। बट अगर उसका पूरा राजनीतिकरण कर दिया जाता है तो जो आप चाहते हो, उससे उद्देश्य जो आप हासिल करना चाहते हो, वैसी संस्थाएं उस उद्देश्य में कभी भी वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार तो ऐसे ही। हमेशा मैंने जैसा शुरू में ही कहा कि अटल खंडेलवाल जी तुलनात्मक रूप से ईमानदार जवाब देते हैं और आपका ये जो ईमानदारी है वो आपके संगठन और आपकी सरकार तक पहुंचे तो आरसीए को उसका फायदा होगा, प्रदेश को फायदा होगा, खिलाड़ियों को फायदा होगा। बहरहाल राजकुमार शर्मा जी, चर्चा ये हो रही है कि वैभव गहलोत, कांग्रेस को जब इतनी बड़ी सफलता मिली तो उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा? आपकी पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी, पार्टी ने मंथन भी किया होगा, क्या कारण समझ में आया आपको? मेरा जी, हार जीत का कोई कारण थोड़ी होता है। हार जीत कई बार हो जाती है, कई बार पार्टी का संगठन की कमी होती है, कई बार व्यक्ति की खुद की कमी होती है, कई बार वेव होती है। वैभव गहलोत जी चुनाव हारे हैं। वैभव गहलोत जी हमारे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं क्या राजकुमार जी को? ठीक से सुन पा रहे? थोड़ा सा और तेज बोलिए राजकुमार जी प्लीज। वैभव गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के नौजवान नेता हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सपुत्र हैं। आरसीए के पूर्व चेयरमैन हैं। उनके हार जाने को लेकर के इतनी राजनीतिक चर्चा होना, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। कोई व्यक्ति हारता है, कोई व्यक्ति जीतता है। यहाँ 14 भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं, 11 कांग्रेस के सांसद बने हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की 242 सीटें आई है, 41 है, 42 है, 400 पार आ रहे थे। तो चर्चा होना जो ना चलता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति में वैभव गहलोत जी हार गए तो कोई विशेष चर्चा का विषय हो गया, या पायलट को बयान आ गया तो विशेष चर्चा का विषय हो गया। हार जीत होती रहती है, कई बार कोई कैंडिडेट 2 बार आता है। अगर नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि मोदी को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला। लेकिन अगर अशोक गहलोत जी के बेटे चुनाव हार गए हैं, दूसरी बार हारे हैं, तो इस बात की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। जगदीश शर्मा जी, कितना तार्किक है राजकुमार जी का ये तर्क? तो राजकुमार जी एक पॉलिटिशियन के तौर पर तो इतना ही बोलेंगे ना, और उनके लिए तो चाहे वैभव गहलोत हो चाहे कोई दूसरा खिलाड़ी हो जो हार गया है, वो सभी बराबर है भाई। राजकुमार जी के लिए वैभव गहलोत तो क्या और कोई और दूसरा कैंडिडेट हारा हो,
वो क्या प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर में हार गए, तो क्या वो दोनों बराबर ही है? वो हार गए चाहे वो हार गए। आप यहाँ मैं जो पहले बोला हूँ कि अशोक गहलोत जी के ऊपर टिप्पणी करिए इसमें। अशोक गहलोत जी अपने पुत्र को अंगली पकड़कर लेके जाना चाहते हैं, लोकसभा की सीट पास कराना चाहते हैं, ताकि वो एस्टेब्लिश हो जाए, वो पॉलिटिशियन है। अभी ऐसे पॉलिटिशियन वो स्थापित नहीं हुए। अगर पॉलिटिशियन के तौर पे वो स्थापित हो, और जैसा अटल खंडेलवाल जी बोल रहे हैं कि भाई उनको तो अंगली पकड़ कर ले जाया गया है। मुलेश जी ने भी यही बात कही है कि सीपी जोशी उनके मेंटर हैं। सीपी जोशी ने ले जाकर बिठा दिया आरसीए में, तो वहां जाकर बैठ गए। अब आरसीए के वो इतने साल तक आरसीए के अध्यक्ष रहे, उसकी कोई उपलब्धि बता दीजिए। देखें, एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो लोगों के निगाह में आया हो, उनके काम को सराहना मिली हो? कुछ नहीं है। तो ऐसी सूरत में राजकुमार जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर क्या कह सकते हैं उनकी हार के बारे में? उनकी हार के बारे में टिप्पणी करेंगे, वो अशोक गहलोत जी के ऊपर टिप्पणी होगी, इसलिए वो उस टिप्पणी से भी बचना चाहते हैं। तो जैसे सब हारे, वो भी हार गए, हारते हैं लोग, वो तो वहां राजीव से जोड़ तिवारी दिया जी, उन्होंने। राजीव आप तिवारी जी, देखिए मीना जी वो उन्होंने जोड़ा किस चीज से कि बीजेपी 400 सीट जीतने वाली थी, 244 ही आई, वो भी हार गई बहुत सारी। वैसे ही पिछले अशोक 72 गहलोत घंटे से पूरा चर्चा हो रही है इस बात पर। पिछले 72 घंटे से देश के, दुनिया के टेलीविजन चैनल, जर्नलिस्ट, सैकोलॉजिस्ट, राजनीति के जानकार और समाज चर्चा कर रहा है कि 400 का नारा दिया, 240 पे कैसे सिमट गए। तो सवाल जब ये होता है तो सवाल ये भी होगा कि राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री अपने बेटे को क्यों नहीं बचा पाए। और सवाल जो जगदीश जी ने उठाया है, राजीव तिवारी जी, क्या वाकई में यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास और वैभव गहलोत या फिर कांग्रेस का कोई दूसरा कैंडिडेट, काफी कैंडिडेट जो चुनाव हारे हैं, उनमें और वैभव गहलोत के चुनाव को एक ही नजर से देखा जाएगा? नहीं, एक नजर से कैसे देखा जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री और कहीं जाने की बजाय राजस्थान में टोटल उन्होंने 33 सभाएं करी थी इस लोकसभा चुनाव में। बाकी सारा समय उन्होंने जालोर सिरोही में ही कन्वेंसिंग में बिताया। उन्होंने उनके परिवार में सभी ने वहाँ पे, जबकि आप देखिए कि सिर्फ 33 सभाएं क्या पर्याप्त थी? अकेले तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा सभाएं वहाँ पे बिहार में करी, क्योंकि वो बाहर नहीं निकले, सिर्फ बिहार में ही सभा करते रहे, बिहार में ही कन्वेंसिंग करी उन्होंने, तो उन्होंने 200 से ज्यादा करी। तो ये चीजें आप देखिए ना कि इससे साफ जाहिर है कि अशोक गहलोत पूरी तरह लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए दूसरे नेताओं ने, बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया। ये भी एक कारण है। सचिन पायलट का लगातार बयान उस समय आता रहा कि मैं जालौर में जाके वैभव गहलोत के लिए कन्वेंसिंग करूंगा। अब वो गए या उनको जाने नहीं दिया गया, ये अलग बात है, लेकिन उनके लगातार उसमें आए थे। और कल जो उन्होंने टिप्पणी करी, कहीं और से लड़ा देंगे, तो हो सकता है अब सचिन पायलट उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हो, कहीं दौसा से, कहीं लालसोट से, कहीं टोंक से पहले भी उनका नाम चला था वैभव गहलोत का, इससे पिछले विधानसभा चुनाव में भी चला था। तो हो सकता है कि सचिन पायलट अब कोई नया, उनका बयान के पीछे ये मंशा रही हो कि भाई नई अब पीढ़ी के कोई साथ नई शुरुआत करने की कोशिश सचिन पायलट कर रहे हो, ऐसा माना जाए राजकुमार जी, तभी जालोर सिरोही की तरफ गए हैं वो आज। मेरा जी एक कोइंसिडेंस है कि वो बयान दिए और उसके बाद जालोर का इनका प्रोग्राम बना है। इसको राजनीति के उस चश्मे से नहीं देखे तो बेहतर होगा। सचिन पायलट जी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं। वो पूरे राजस्थान में लगातार दौरे पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में भी वो लगातार दौरे करते आए हैं। तो कोई नेता कहीं दौरे कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी।
जालोर में हम चुनाव हारे हैं, लेकिन आज वहां गए हैं, तो अच्छी बात है, वहां और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी जयपुर में भी मजबूत होगी तो जालोर में भी मजबूत होगी, तो टॉप में मजबूत होगी। और पायलट साहब तो लगातार निरंतर दौरे करते हैं, यहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, वो घर पर कम बैठते हैं, अपना टाइम वो लगातार दौरों में चलते रहते हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट साहब भी यही करते थे। राजकुमार जी, तो एक कहाँ बात मैं कहाँ आपको गए चुनाव हारने के बाद? अभी इस चुनाव के नतीजे आने के बाद सचिन पायलट जी कहाँ कहाँ गए? राजकुमार शर्मा जी, 4 तारीख से लेकर आज 7 तारीख हुई है। सचिन पायलट जी राजस्थान के और कौन कौन से इलाके में गए कि जालोर जाना उनका एकदम उतना ही स्वाभाविक माना जाए जितना आपको नजर आ रहा है? मेरा जी इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखें, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, फुल निवेदन कर रहा हूँ कि पायलट साहब का नेचर है, पायलट साहब की आदत है, वो हमेशा सड़क मार्ग से दौरे करते रहते हैं और वो लगातार हजारों कार्यकर्ताओं से बीच बीच में जगह जगह मिलते हुए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में मजबूत करने का अथक प्रयास वो हमेशा करते रहते हैं। राजकुमार शर्मा जी, आप प्लीज दोबारा कनेक्ट करें। टीम, राजकुमार शर्मा जी का ऑडियो भी उतना क्लियर नहीं है, प्लीज दोबारा कनेक्ट करें। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, राजकुमार जी कह रहे हैं कि आप इसे पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखें, पॉलिटिक्स के खेल को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखें, तो कौन से चश्मे से देखा जाना चाहिए? जरा थोड़ा स्पष्टता करिए डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी बात तो सही कह रही है आपके, पॉलिटिकल लोगों का तो पॉलिटिकल एंगल से ही देखा जाएगा। राजीव भाई ने एक बड़ी बड़ी बात कही जो मेरा दिमाग एकदम से चला कि सचिन पायलट का इंडिकेशन ये तो नहीं है कि 5 सांसद विधायक जो विधायक है प्रेजेंट, वो सांसद में संसद हो गए और वो 5 पे वापस विधायकों पे चुनाव होंगे अब, क्योंकि वो सांसद हो गए। तो कहीं राजीव भाई आपका इशारा ये तो नहीं है कि वैभव गहलोत को विधायक के रूप में चुनाव लड़ाने की तैयारी हो न? मुझे हो सकता है कि कहीं मीना जी के इंटरव्यू से ये निकल के आ जाए, चलो वहां सांसद नहीं बने तो विधायक तो बना ही दें सचिन पायलट के कहने से। तो अब राजनीति तो क्योंकि संभावनाओं का खेल है यार, राजनीति चलती रहती, राजनीति तो संभावनाओं पे खेली जाती है। देखिए, उनके जालोर जाने के पीछे भी यही कारण हो सकता है कि वो ये संभावनाएं तलाशने गए हो, ये कि आखिर यहाँ से वैभव हारे क्यों, जी, और उन कमियों को दूर कर अब विधानसभा उपचुनाव में उनको कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाए। राजीव जी एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर की लड़ाई पिछले 5 साल से कम नहीं हुई है, मगर अब 99 आने के बाद जो 5 दिन से आप देखिए जो ट्रेंड बदला है कांग्रेस के अंदर, जिस तरह से राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की है इस पूरे स्कैम के ऊपर, शेयर बाजार को लेकर के, सिक्योरिटी स्कैम को लेकर के, जयराम रमेश जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन उठा रहे हैं, जिस तरह से पवन खेड़ा ने आज बात कही है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस जरूर कोई कड़े कदम उठाएगी। आज मीना जी जरूर इस बात पे बात कर रही है, मगर हाँ, मुझे ये लगता है कि सचिन पायलट का इंडिकेशन बिल्कुल सही है, कांग्रेस कड़े कदम उठाएगी। और जो बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, जो एक उम्र पार हो चुके हैं, जैसे अशोक जी हो गए, सीपी साहब हो गए, सीपी जोशी हो गए, या जितने बड़े नेता हैं, उनकी जगह यूथ को आगे लाया जाएगा और ऐसे यूथ ज्यादा आएंगे सामने जिनकी कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि है। तो राजीव जी आपने जो बात कही है, और जो उसको मैं हल्के में नहीं लेके बहुत गहरे उससे सोच रहा हूं कि जब 5 सांसद वहां जाएंगे, विधायक 5 सांसद बन के जाएंगे और 5 विधायकों के लिए चुनाव लड़ेगी वापस कांग्रेस या बीजेपी, जो भी हो, अब उसका तो विश्लेषण मेरे पास अभी ध्यान नहीं है मुझे। उन सीटों के लिए उनको ऐसे यूथ तैयार करने पड़ेंगे जो आगे आएंगे, और हो सकता है राजीव जी आपकी बात आगे बढ़ जाए और कहीं वैभव गहलोत का पत्ता फिर खुल जाए, बाप बेटे दोनों एक साथ विधानसभा में नजर आए। देखिए मुनीष जी, मैं आपसे एक इस बात पे पूछना चाहूंगा कि अभी चुनाव परिणामों के बाद में मीडिया में ये चीज बहुत तेजी से चली कि राजस्थान में जो कांग्रेस की जीत हुई उसमें सबसे बड़ा योगदान गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट का रहा। बिल्कुल सही है आपके। डोटासरा की बात मैं मानता हूं, लेकिन सचिन पायलट तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, वहां तो 11 में से 10 सीट कांग्रेस हार गई जी, और मगर एक समय सचिन पायलट ने वहां बिताया।
बिल्कुल सही है। फिर मगर ये हारा खेला कैसे मिल रहा है? बहुत यानी वैलिड कहीं ना वैलिड कहीं सवाल है। कांग्रेस में चल रहा है कि सचिन को वापस से ऊपर लाया जाए। राजीव जी, मैं एक बात का उत्तर देना चाहूंगा, हालांकि ये कांग्रेस प्रवक्ता का काम है, मेरा नहीं है, फिर भी आपने मेरे से क्वेश्चन किया तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर स्टार प्रचारकों में सबसे अधिक मांग सचिन पायलट की थी, और राजस्थान की राजनीति में भी सचिन पायलट की अपनी एक पूछ है, अपनी जगह है। वो प्रचार भले करते रहे हो, मगर उनकी जो जड़ें हैं वो राजस्थान के अंदर है, उनके अपने लोग हैं, उनके अपने कार्यकर्ता हैं। अभी आपने शायद अटल जी ने कहा था प्रचार को लेकर के 33 सभाएं तो इसमें अशोक गहलोत ने की, बाकी भजन लाल जी ने तो 100 सभाएं की बाहर जाके। भजन लाल जी तो बाहर गए थे, सबसे ज्यादा थे। और भजन लाल जी राजस्थान के पोलिंग के बाद गए थे, पहले नहीं गए। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सभाओं की बात कर रहा हूँ, एक टोटल और सभाओं चर्चा की हो बात रही है, एक और चर्चा हो रही है जिसमें जी। भजन लाल, सीपी जोशी या राजस्थान में कोई और, बल्कि देश के, क्योंकि राजस्थान का चुनाव तो सीपी जोशी या भजन लाल के नेतृत्व में नहीं हो रहा था। भजन लाल स्टार प्रचारक थे या दूसरे राज्यों में गए, सीपी जोशी कितना गए वो अलग बात है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी भजन लाल शर्मा की ही तय होनी चाहिए, और होगी भी। किस रूप में पार्टी करेगी ये अलग सवाल है, लेकिन सवाल ये भी कि जब पूरे देश में आपकी सीट कम हुई है तो राजस्थान में भी सीट कम हुई है, तो उसे भजन लाल शर्मा को आप जिम्मेदार ठहरा दो, ये भी कितना उचित है। लेकिन जो सवाल राजीव तिवारी जी ने किया है डॉक्टर मनीष अरोड़ा, वो जी जी इम्पोर्टेंट है। राजकुमार शर्मा जी कहाँ चले गए, एक बार वापस राजकुमार शर्मा जी को जोड़े। अटल खंडेलवाल जी के पास में जाऊं उससे पहले मनीष जी, सवाल ये है कि जो राजीव जी ने कहा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट इस मायने में है कि आप या किसी को भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में युवा यानी सचिन पायलट या कांग्रेस पार्टी में दूसरे राज्यों में भी युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सचिन पायलट का मन, दिल, दिमाग राजस्थान से निकल ही नहीं पा रहा है, जैसा कि अशोक जी का है। छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों की चर्चा भी सचिन पायलट को लेकर इसलिए हो रही कि राजस्थान की जीत में कहीं ना कहीं उनका स्वरूप देखा जा रहा है, जबकि वो राजस्थान के प्रभारी नहीं थे। ये बात सही है राजीव तिवारी जी? जी, मैं मीना जी, अब आप था ये 2 साल जो मुरलीलाल मीणा जीते या और जगह पे हुई, वहां श्रेय किसको दिया गया? सचिन पायलट को दिया गया ना। किरोड़ी ने क्या कहा, किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, सचिन पायलट का गढ़ है, सचिन पायलट की सीट है। तो सचिन पायलट को आप माइनस नहीं कर सकते राज्य की राजनीति से। पिछले 6 साल अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में ही निकले हैं, तो कोई तो दमखम था सचिन पायलट में जो लोहा लेते रहे, और कोई तो संरक्षण उनके पास था ऊपर से जो वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ गए, और कोई तो दमखम कहा था कि अशोक गहलोत को प्रभारी नहीं बनाया और सचिन पायलट को प्रभारी बनाया। तो सेंट्रल नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो पूरी तरह से संरक्षण सचिन पायलट को दिए हुए है। आज जो जितनी जीत हुई है उसका सेहरा क्या अशोक गहलोत को तो नहीं दे रहे अपन लोग, कोई भी नहीं दे रहा कि अशोक गहलोत की वजह से जीत गए। डोटोसा, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आ रहा है, और साथ में सचिन पायलट का नाम भी थोड़ा सा चल जाता है कि सचिन पायलट का भी योगदान रहा है, क्योंकि उनकी भी सीटें उस तरफ ज्यादा है। शायद कल आपने ही राजीव जी बोला था या परसों बोला था ईआरसीपी वाला मुद्दे को लेकर के कि उस एरिया की जो सीटें हैं वो ईआरसीपी की छाया में जो सीटें हुई थी उस पर शायद आप ही बोले थे। मैं ये भी बताऊं आपको कि अगर सचिन पायलट का प्रभाव वहां पर था, नो डाउट है, गुजर बेल्ट है पूरी वो, और वो वहाँ काफी लोकप्रिय है, सिर्फ गुजरों में भी नहीं और अदर कास्ट में भी वो काफी लोकप्रिय हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में क्या हो गया था कि पूर्वी राजस्थान की हम कांग्रेस ज्यादातर सीटें हार गई थी। बिल्कुल, तो ये सवाल हुआ, उठेगा, चुनाव के बाद हुआ। बिल्कुल। हाँ, चुनाव के बाद हुआ, तो वो फिर सीटें बिल्कुल कैसे सही। हार गई? जो लोकसभा की सीटें तो अगर इनके प्रभाव से जीती है तो विधानसभा की क्यों नहीं जीती फिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल है, लेकिन अगेन ये बात भी है कि विधानसभा में सचिन पायलट का जो रुख था, जो वो चाहते थे चुनाव परिणाम को लेकर, जो उनका नजरिया था, कहीं ना कहीं वो परिणाम में परिलक्षित हुआ, और शायद राजीव तिवारी जी उसी की तरफ इशारा करना चाह रहे। बिल्कुल ठीक बात है अटल खंडेलवाल जी। अब सवाल ये उठता है कि आज जालोर सिरोही जो जा रहे हैं सचिन पायलट, आपकी पार्टी को क्या लग रहा है
वहां पर हार जीत का कारण समझने के लिए जा रहे हैं, या अशोक जी को संदेश देने के लिए जा रहे हैं, या कोई और कारण भी हो सकता है? ऑडियो ऑन करिए आप अपना प्लीज। सॉरी, देखिए मीना जी, ये कितना भी सोच लें, अपन लोग भी कितना भी सोच लें, लास्ट 6 सालों से इनकी लड़ाई अदावत वो पायलट साहब और गहलोत जी की बहुत ज्यादा है। और ये अदावत कम नहीं हुई है। इलेक्शन ये होने के बाद भी गहलोत साहब ने अभी कुछ समय पहले बहुत सारे शब्दों से नवाजा है। तो जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि तलवारों के घाव बढ़ जाते हैं लेकिन शब्दों के घाव नहीं बढ़ते। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अगर इसको देखता हूं तो सचिन पायलट जी वो पैड ही खत्म करना चाहते हैं जिससे सैटेलाइट लॉन्च करने की बार बार नौबत ही ना आए। तो अभी इनकी अदावत इतनी परिस्थितियां इस कदर से बिगड़ी हुई हैं, वो दिखाने को बहुत सारी चीजें अलग तरीके से दिख रही हैं लेकिन वास्तविकता यही है इन दोनों के बीच में। जी जगदीश जी, वैभव गहलोत को क्या करना चाहिए जालोर सिरोही को लेकर? पहले तो ये मीना जी कि उनको सचिन पायलट के साथ ही दौरे पर जाना चाहिए, ताकि वो देख ले कि सचिन पायलट कहाँ का धन्यवाद दे रहे हैं जीत हार के लिए। दूसरा ये कि भाई सचिन पायलट को खुद ये गुमान होता, खुद ये एहसास होता कि सचमुच में मेरे आने से ये सीट हार गई, जो कि एक नौजवान नेता के लिए बहुत ही उपयुक्त थी और जीत सकता था। ये वो तभी तो मानते हैं ना। अशोक जी ने इनवाइट नहीं किया उनको। तो गए नहीं वहां पे, सचिन गए नहीं वहां पे, अब गए। नहीं, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ। पहले अब नहीं वो गए। क्या होता है, जीत हार के बाद एक धन्यवाद सभाओं का दौर चलता है। हाँ, अब बिल्कुल, अब तो धन्यवाद देने तो जा रहे धन्यवाद हैं। सभाएं जब होती है ना, तो उसके लिए जाना पड़ता है। वो जालोर सिरोही जा रहे हैं धन्यवाद देने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी गहलोत जी के सुपुत्र को उनके साथ ही जाना चाहिए था, बढ़िया ढंग से प्रोग्राम बनता, उनसे मिलते कि मैं आपके साथ चलता हूँ और हो सकता है अगली बार भी मैं यहाँ से लड़ूं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी आगे भी मुझे नर्शन करनी है, तो मैं अगली बार भी यहाँ से लड़ सकता हूँ। तो अभी आपके साथ चलूंगा तो थोड़ी सी जरा मेरी जान पहचान लोगों से और जो बहुत हुई है वो और पक्की हो जाएगी। जी उस वर्गों में आपकी वजह से मुझे सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये चीज होती है। अब वो सचिन पायलट तो अब गए हैं वहां जालोर सिरोही, और जगह भी जाएंगे मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं है कि केवल जालोर सिरोही के लिए ही निकले हैं, वो और जगह जाएंगे जिसमें जालोर सिरोही भी शामिल होगा प्रोग्राम में। तो ये इस तरह का नेताओं का प्रोग्राम रहता है जो आगे चलेगा और अशोक जी को तो वापस धन्यवाद जिसको ज्ञापित दिलाएगा करने गए हैं, धन्यवाद ज्ञापित करने गए हैं सचिन पायलट जालोर सिरोही भी। राजीव तिवारी जी, पिछले 2 महीने और खास करके जब से कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस हुए, हमने हर लोकसभा वार राजस्थान की सीट का जब डिस्कशन किया था, जालोर सिरोही की सीट का जिस दिन डिस्कशन किया था, आप लोगों में से बहुत लोग शामिल थे, तब भी हमने चर्चा की थी कि जालोर सिरोही आसान नहीं है वैभव गहलोत के लिए, ये आप सबको याद होगा। तो जब ये कहा गया था कि जालोर सिरोही आसान नहीं है, तो आज अशोक जी के करीबी लोगों का कहना है कि आप लोगों ने इतना बोला कि आसान नहीं है इसलिए सीट हार गए, या फिर उसे उस रूप में लेना चाहिए था अशोक गहलोत और उनके पूरी टीम को कि अगर लोग बोल रहे हैं आसान नहीं है और मैच्योर लोग और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट लोगों के बीच रहने वाले लोग बोल रहे हैं, तो उनके कारणों को समझ के और ज्यादा मेहनत की जाए। देखिए, अगर टीवी पर चलने वाली चर्चाओं से कोई हार या जीत जाए तो फिर कन्वेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, नेताओं की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने की जरूरत नहीं है। टिकट भर का आ जाओ और अपने चैनलों की चर्चाओं को सुनते रहो, अपने आप जीत जाओगे या हार जाओगे। वो ग्राउंड पे कितनी मेहनत है वो सामने आनी चाहिए। तो वहां ग्राउंड पे कोई मेहनत ही नहीं थी। जालोर सिरोही में वैभव गहलोत कितनी मेहनत करके आए थे, कितने लोगों से मिल के आए थे, कितनी सभाएं करके आए थे, पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया था वहां पे।
वो तो अभी फ्री हुए आरसीए से, उसके बाद थोड़े बहुत वहां पे गए। जब आरसीए का कार्यभार भी हाथ से चला गया तो उसके बाद वो पिछले 1.5-2 महीना मैक्सिमम वो वहां गए और वहां लोगों के बीच गए, और वो भी उन्हीं लोगों के बीच गए जहां पे बताया गया कि हाँ भाई यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। उनको खुद को तो कुछ पता ही नहीं था। तो ये अपनी पिछली चर्चाओं में भी कहा गया था, और इसीलिए सबने एक स्वर से कहा था कि उनकी जीत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रही है। पोलिंग के बाद की चर्चाओं में भी यही बात हुई थी। और अब मैं तो एक चीज अटल जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये अभी तो कांग्रेस की कर रहे थे सारी। मैं कह रहा हूं कि ये एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप, कि ये जो ईआरसीपी और चंबल काली सिंध और वो योजना है पूरी, जिनको जोड़कर एक बनाई गई, और उन सारी सीटों पे, जबकि विधानसभा चुनाव के बाद आपने एमओयू भी किया, तमाम उसकी समझौते किए, पब्लिसिटी भी हुई, बड़े बड़े अखबारों में 2-2 पेज के विज्ञापन भी दिए गए, और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और सारी हुई। उसके बावजूद आप एक कोटा और झालावाड़ छोड़ दें, सारी सीटें हार गए। तो जो उसमें 21 जिले लाभान्वित होने हैं, उसमें से 16 जिले में तो आप हार गए। तो बिल्कुल उसके हार पीछे गए। क्या, आप उस एमओयू को पब्लिक नहीं कर पाए, लोगों के पास भेज नहीं पाए सरकार, या लोगों को आपकी ये सारी चीजों में कोई राजनीति नजर आई? क्यों आखिर नकार दिया इन सब सीटों पर बीजेपी को? ये थोड़ा सा, अगर आप अटल जी, आपकी पार्टी में कहीं कोई डिस्कशन हुआ हो, कहीं कोई बात हुई हो कि भाई ये इन सीटों पर क्या हुआ, जबकि वहां जौनपुरिया देखिए, सिटिंग एमपी थे, यहाँ पे आपके भरतपुर में सिटिंग एमपी थे, करौली धौलपुर में थे, सब जगह आपके ही सांसद थे, क्योंकि 25 की 25 सीट आपकी थी, दौसा में भी आपके थे, जयपुर ग्रामीण इसी में ही आता है, वो भी आप बाल बाल बच गए 1615। वो कोई किस्मत ही अच्छी थी जो आखिरी ईवीएम में वोट आ गए। तो आप उस पर कहीं कोई इस परिणाम के बाद कोई चर्चा मंथन कुछ हुआ, या ये कब तक सिरे आएगी, या वो एमओयू पब्लिक करने की कोई आपकी मंशा है कि नहीं है पार्टी बिल्कुल की? है मंशा भी। देखिए राजीव जी, नहीं तो इस पर क्यों मंशा हुआ, भी है। इसके लिए कुछ कारण आपके पास है मैं क्या? देखिए, व्यक्तिगत रूप से आप पूछोगे तो मैं आपको कारण भी बता नहीं, मैं तो दूंगा। पार्टी के रूप से पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप व्यक्तिगत से मेरे पार्टी के, पूछने से कोई हाँ फायदा तो नहीं है, और आपके बताने से हाँ तो व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं, तो पार्टी के कारण में तो अभी देखो माइक्रो लेवल पे अभी बैठे ही नहीं है, कम से कम राजस्थान में। और बैठे भी हैं तो अभी तक वो पार्टी से इस तरीके की कोई एक सार्वजनिक रूप से वो मंथन नहीं हुआ है। बेसिकली क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह देखिए, है, सबको दिल्ली बुला लिया गया है। मंथन तो कमरे के भीतर ही होता है, सार्वजनिक रूप से मंथन नहीं होता इसमें। वो तो फिर नहीं, वो एक देखिए, पब्लिक मीटिंग हो जाती है। आप सब बहुत मतलब आप सब वरिष्ठ हैं और आप सबको सब कुछ पता है कि हमारा आज भी मानसिकता वोट देने की वो विकास है या उससे भी परे कई और चीजें हैं। तो उसको लेकर के आप ज्यादा समझ सकते हैं। और बाकी देखिए, जो भी आएगा माइक्रो लेवल पे मंथन, तो हम फिर इस विषय पे डिस्कशन करेंगे। अतुल खंडेलवाल जी, चुनाव के नतीजे आए 6 महीने हो चुके हैं, और सरकार की शपथ ग्रहण को भी अगले सप्ताह 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने में आप एक बिल्कुल हो एमओयू जाए। नहीं दे पाए, 6 महीने में आप एक एमओयू नहीं दे पाए, सरकार से जनता सवाल करेगी, और इन सवालों का जवाब बिल्कुल, आपको लेकिन देना होगा। छह यहाँ पर आप छह व्यक्तिगत में सोच कहकर बट पार्टी के प्रवक्ता की पार्टी की सोच से बच नहीं सकते। लेकिन कोई बात नहीं है, आज आप लोगों के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जो आप सबसे बात करने के बाद तस्वीर सामने आ रही है वो ये कि वैभव गहलोत की हार का कोई एक कारण नहीं है, सिलसिलेवार एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें उनके पिता की यानी अशोक गहलोत जी की, उनकी ही पार्टी के लोगों के साथ जो जिस तरह के रिश्ते हैं, वहां से शुरू होकर जनता के बीच वैभव गहलोत का कनेक्ट नहीं होना, सीट का बदलना, कार्यकर्ताओं का साथ नहीं होना, और भी बहुत सारे कारण जो इस चर्चा में आपके सामने आए।
आपने अगर नहीं सुने तो इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा, क्योंकि राजस्थान में इस बात की चर्चा सिर्फ आज नहीं, आने वाले सालों में भी कई बार होगी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत ने राजस्थान का कहां-कहां कितना नुकसान किया और उसमें कितने युवाओं का भी नुकसान हुआ। वैभव गहलोत भी उसमें शामिल है। उनका ये दोष हो सकता है कि वो अशोक गहलोत के बेटे हैं। उनका ये दोष भी है कि वो राजनीति में उतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। उनको जनता के बीच नहीं जाने के आरोप भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन राजनीति में अगर आने का सपना देखते हैं तो दो हार से निराश होने की भी जरूरत नहीं है। राजनीति में बहुत बड़े-बड़े दिग्गज हुए हैं जो शुरुआती हार से बड़ी राजनीतिक पारियां उन्होंने खेली हैं। तो आने वाले दिनों में वैभव गहलोत का क्या मूवमेंट होगा, ये उन्हें खुद सोचना होगा और निश्चित रूप से पिता की राजनीतिक विरासत से सीखना भी होगा। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।